देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई। हम बचपन में हमारे गांव में शाखा प्रचारक के तौर पर आज के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा मेंबर श्रीमान ओम प्रकाश जी माथुर जब शाखा के प्रचार के लिए हमारे गांव में आया करते थे और शाखा में बहुत ही अनुशासित ढंग से राष्ट्र प्रेम, हिंदू संस्कृति और जीवन के मूल्यों का आकलन किया करते थे। और वहीं पर हमारी गांव में आरएसएस की शाखा सबसे पहले श्रीमान पोखरलाल जी और उनके पश्चात श्री दिनेश जी वैष्णव भाई साहब ने सेवाड़ी और आजू बाजू के क्षेत्रों में शाखा का प्रचार प्रसार किया। और जब हम बचपन में बहुत छोटे थे तो शाखा में जाया करते थे। वहाँ पर हमें देशभक्ति के नारे भी देने पड़ते थे और उसमें सबसे प्रचलित जोशीला नारा था कि राणा की जय हो, शिवा की जय हो, राणा की जय हो, शिवा की जय हो। तब हमें मालूम पड़ा कि राजस्थान में महाराणा प्रताप और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, इनका भारत देश के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए क्या महत्व है। आज ये हिंदू सिरमौर है, हिंदू प्रतीक हैं, भारतीय हिंदू संस्कृति के एक सिरमौर हैं। और इसी प्रेरणा से हमारा बचपन राजस्थान में गुजरा और वहाँ पर हम महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी कथाएं सुनते थे। और इसी प्रेरणा से हम महाराष्ट्र आने का मन बनाया कि हम भी देखें हमारे जीवन में कि शिवाजी महाराज की धरती कैसी है। और उसी बचपन की यादों में एक महापुरुष का उदय होता है जिसका नाम है बाला साहेब ठाकरे। और शिवसेना के रूप में हिंदू हृदय सम्राट का जो व्यक्तित्व पूरे देश और पूरे विश्व में आया, हम उन्हें आज नमन करते हैं। हमने ठान ली कि हम भी जाएंगे मुंबई और महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महाराज और श्री बाल ठाकरे जी के जमीन पर हम भी जाके हम अपने जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे। और हम आए यहाँ पर महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई में आए और हमने जीवन का वो संघर्ष, जीवन की जो आत्मीयता, जीवन का जो कर्मवीर बनने का जो प्रयास और जो सीख हमें इस धरती से मिली, हम उन्हें नमन करते हैं। इसी धरती पर हम अपने जीवन का निर्माण किया और यहाँ से जीवन जीने की प्रेरणा पाई हमने। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे बहुत ही नेक, दरियादिल इंसान हैं, बहुत ही साफ नीति अपनाते हैं। और इतने सालों का उनके पास बाला साहब ठाकरे जी के परिवार के सदस्य और उनकी सामाजिक राजनीतिक सूझबूझ उन्हें विरासत में मिली हुई है। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि मैं भारतीय राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति का अंग बनूं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन जीवन में कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि उन हालातों का अपने में भी वश नहीं रहता है। आज मैं
बात कर रहा हूं उसी मुंबई, उसी महाराष्ट्र धरती का, जहां पर एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन पर जब एक पत्रकार को 12.5 घंटा तक पूछताछ की जाती है, कोई भी कारण हो, क्या ये उचित है? तो मुझे आज बाला साहब ठाकरे याद आए कि आज अगर वो होते तो शायद किसकी हिम्मत नहीं होती कि साधुओं की निर्मम हत्या के बारे में अगर कोई किसी नेता से, कोई पत्रकार अगर सवाल पूछेगा तो उसके विरुद्ध इस प्रकार के कार्य होंगे जो कभी वंदनीय नहीं हो सकते। आज एक पत्रकार को सुबह 9:30 से रात के 10 बजे तक आप पूछताछ करते हो, कौन सा अपराध था? उनका अपराध यही था कि किसी राजनेता पार्टी के नेता को उन्होंने एक सवाल पूछ लिया था, और वो सवाल आज पूरा भारत पूछता है कि पाल घर में जिन निर्दोष 2 साधुओं की निर्मम ढंग से हत्या हुई है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जिस वीडियो में साधु और पुलिस बताई जा रही है, क्या आप उसको नहीं समझ सकते? क्या अपनी आंख बंद कर लोगे? नहीं, ये पूरा भारत, पूरा विश्व जान गया है कि किसकी गलती है। और उसी पत्रकार पर जब सवाल पूछा किसी नेता से, तो उसकी पार्टी के कुछ युवा नेता आकर उसकी गाड़ी रोकते हैं और उन पर जानलेवा हमला करते हैं। उस गाड़ी के अंदर उनकी धर्मपत्नी भी थी। ये कौन सी राजनीतिक शिक्षा आप अपने समाज को देना चाह रहे हो? और ये कभी क्षम्य नहीं हो सकती है। मैं देशवासियों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सालों तक दुख झेलता आया है, और खास करके भारत का हिंदू बहुत ही दुख उसने सहन किया है। क्या ये वक्त है कि आज भी हम सहन करें? और क्यों करें? कानून सबके लिए बराबर है। जो लोग किसी समुदाय विशेष का अगर कोई केस होता है, कोई भी केस होना गलत है, लेकिन जब केस होता है तो आप कहीं पर भी समय निकालकर पहुंच जाते हैं, बयान दे देते हो बिना सोचे समझे। लेकिन आज साधुओं की निर्मम हत्या के ऊपर आप एक शब्द नहीं बोल सकते। वो कहां गई वो गैंग जो अवार्ड वापसी करती है? वो फिल्म के कुछ लोग चुनिंदा कहां गए जो बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं? कहां गए वो सामाजिक कार्यकर्ता? कहां गए वो फर्जी एनजीओ के नेता? ये भेदभाव भारत देश में सही नहीं है। ये भारत का हर नागरिक समझ रहा है इसको, और भविष्य के लिए ये अच्छे चिन्ह नहीं है। आप राजनीति कीजिए, वो आपका कार्य हो सकता है, लेकिन इस देश में लोगों के साथ धर्म के आधार पर जो भी भेदभाव, जो भी नेता, राजनेता करेगा, भारत देश की जनता उसे कभी माफ नहीं कर सकती है। और आप और हम भी समझिए कि इस जमाने में इस प्रकार की विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में कोरोना काल में, जबकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कितनी पुलिस और कितनी बंदोबस्त करने का आपको मेहनत करना पड़ा होगा। जब आपने एक राष्ट्रीय चैनल के किसी चिप एडिटर को 12.5 घंटा की पूछताछ की, आपके ऊपर कितना तनाव रहा होगा। देशवासी से समझ सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक द्वंद्वता अच्छी नहीं है। आपसे निवेदन है,
इस कोरोना को अपने को हराना है, देश को ऊंचा बनाना है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ इस राष्ट्रीय आपदा को समझा और देश के प्रधानमंत्री के साथ आपने हाथ मिलाकर इस देश को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। थोड़ा बहुत असर है, वो भी ठीक हो जाएगा। कोरोना जरूर हारेगा, क्योंकि ये आपका विश्वास है। और ये विश्वास क्यों पैदा होता है? क्योंकि आप अपने घरों में अपने खातिर, देश के खातिर, समाज के खातिर बिना काम से बैठे हुए हो। निश्चित बात है, कोरोना हारेगा। और आपके संयम और आपके देश प्रेम को मैं सलाम करता हूं। इसी प्रकार आप घर में रहिए। 3 मई तक लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए और अपने आने वाले नए जीवन को बिल्कुल स्वागत के तौर पे लीजिए। कोई प्रकार का दुखी होने की जरूरत नहीं है, आगे भी होगा, बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।